हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लाभस्ना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी के तीसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके पहले मैंने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने 5 ईयर प्लान को देखा। आज की जो हमारी लेक्चर है इसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। लेकिन इसके पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो पूरा लेक्चर में इकोनॉमी का अपलोड जो कर रहा हूं इस चैनल पे, ये पूरी तरीके से यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन है, नीट, जीआरएफ और एईडीयू, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। या सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। एक चीज और बताना चाहता हूं, डेली मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमारा लेक्चर अपलोड करने का जो स्पीड है या गति है, उसके अनुसार देखा जाए तो पूरा आपका इकोनॉमी का लेक्चर बड़ी आसान भाषा में, डेप्थ में, है ना, पूरे बेसिक से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरी लेक्चर, ये पूरी सीरीज को मैं जनवरी 20 या जनवरी 25 तक ये आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि डेली अगर आप 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा और बहुत ही आसान भाषा में आप इकोनॉमी को समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ध्यान से समझेंगे आप सभी, है ना। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, जब मैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूं तो ये सभी देशों में सेम होता है। अगर मैं यहां पे जो बताऊंगा कि इकोनॉमी के इतने सेक्टर हैं, ये सभी देशों का आप इसको मान के चलिएगा कि इंडिया में भी ये सेक्टर्स होंगे या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या विश्व के किसी भी देश में होंगे। तो जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसको हम लोग सबसे पहले 3 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं, यानी बांटते हैं। तो 3 ग्रुप में हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो पहला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, ठीक है, एक्टिविटी नेचर, एक्टिविटी नेचर। वहीं अगर मैं दूसरा बात करूं, जो दूसरा होता है, दूसरा जो ग्रुप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन, ठीक है, वर्क कंडीशन। और जो हमारा थर्ड होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ऑनरशिप, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति, ऑनरशिप। तो ये 3 प्रकार से सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखा जाता है, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को। तो जब हम एक्टिविटी के आधार पर, जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को समझते हैं तो 5 प्रकार के सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यानी क्रियाकलाप के आधार पर। जो पहला होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, पहला होता है, 1 सेकंड रुक जाएंगे। जो पहला होता है बच्चों, वो होता है प्राइमरी, है ना, प्राइमरी होता है, प्राइमरी सेक्टर। तो दिस वन इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी के नेचर से। दूसरा जो होता है सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी होता है। अच्छा, जब मैं ये सारी चीजें आपको समझा रहा हूं सेकेंडरी सेक्टर, तो एक चीज आपको याद रखना है कि इसको भी मैं जितनी भी चीजें यहां पे लिखवा रहा हूं कि प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, इन सभी को मैं डिटेल में अभी डिकोड करूंगा। पहले हम लोग पार्ट देख लेंगे, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो जो थर्ड होगा वो होगा टर्सरी सेक्टर, ठीक है। थर्ड क्या होगा, टर्सरी, ठीक है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। और इसके बाद जो चौथा होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वार्टनरी सेक्टर। और इसके बाद क्विनरी सेक्टर होता है। ये जो 5 सेक्टर आपको दिख रहे हैं, जो मैंने अभी लिखा है, ये सारी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत जरूरी है ना। क्वार्टनरी सेक्टर,
जिसे हम चतुर्थ क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है क्विनरी, एक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। तो एक्टिविटी के आधार पर वी हैव सीन द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सो द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीय, टर्सरी मतलब तृतीय, क्वार्टनरी मतलब चतुर्थ, और क्विनरी मतलब पंचम क्षेत्रक, है ना। तो ये आपने समझ लिया। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में काफी स्लो लेकर चल रहा हूं, तो आप इसको 1 या 1.5 की स्पीड में भी बढ़ाकर देख सकते हैं। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। इसमें जब हम वर्क कंडीशन के आधार पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसको दो भागों में यहां करते हैं। इस बात को समझेंगे आप, है ना, दो भागों में। पहला जो होता है उसको समझिएगा और दूसरा भी समझिएगा। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो पहला आपका हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जब हम एसेट ऑनरशिप के आधार पर बात करते हैं, तो इसमें भी दो प्रकार के इकोनॉमिक सेक्टर देखे जाते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे भारत सरकार की जितनी जो कंपनियां हैं उसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर, जैसे हमारी और आपकी जो कंपनी होती है उसको हम कहते हैं कि भैया ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। यानी किसी इंडिविजुअल की कंपनी को हम, व्यक्ति के कंपनी को हम कहते हैं कि भाई वो प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है। तो आप ये स्क्रीन पे सारा देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि बेसिकली है क्या, ठीक है। अब हम लोग यहां पर जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि भाई सबसे पहले इस चीज को डिकोड करेंगे कि हमारा ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, क्वार्टनरी क्या है, क्विनरी क्या है। तो सबसे पहले इसको डिकोड कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जितना भी इकोनॉमी का टाइप होता है, इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, पहले उसको हम लोग डिकोड कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आवर फर्स्ट सेक्टर इज प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको स्क्रीन पर जो भी मैं लिख रहा हूं क्लियर नजर आ रहा होगा, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अभी जो प्राइमरी सेक्टर आपको दिख रहा है, प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होती है। तो अगर हम इसको कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस, natural resources, natural resources. Are you getting the point? Natural resources. अब इसको ऐसे समझो कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कार्य में लगा है जहां वो सीधे तौर पे अपनी आजीविका यानी लाइवलीहुड प्राकृतिक संसाधनों से जुड़कर कर रहा है, उसके उपयोग से कर रहा है, अपनी आजीविका लाइवलीहुड चला रहा है, तो समझ जाओ कि वो प्राइमरी सेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल, जो आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एक किसान है, और अगर मैं एग्रीकल्चर कह रहा हूं इसका मतलब कृषि, और कृषि और एग्रीकल्चर इसका मतलब ये एक अम्ब्रेला वर्ड है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। इवन फिशिंग हो गया, है ना, जो मवेशियों को पाला जाता है, फिर इसके बाद फिशरिंग हो गया, जो फिशिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मत्स्य पालन, है ना, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आ जाएगी। आपने देखा होगा वनारोपण होता है, वन लगाए जाते हैं, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर में आएगी। इसलिए कभी कभी प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है ना। प्राइमरी सेक्टर आता है प्राथमिक क्षेत्र, तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है और वो है एग्रीकल्चर। तो इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई इसमें माइनिंग आएगा, ठीक है, माइनिंग आएगा। इसके बाद इसमें हम लोग इसमें ये भी डाल सकते हैं, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, है ना, इसके बाद एग्रीकल्चर, etc।
तो प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि में कार्य करने वाले लोगों को काउंट किया जाता है। यानी जो भी लोग किसान हैं, जो भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, फिशिंग फॉरेस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम ये कहते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक से रिलेटेड है। ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, इसको प्राइमरी सेक्टर को इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है क्योंकि आप देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, है ना, उन सभी प्रोडक्ट्स का जो बेस है वो यहीं से शुरू होता है, ओरिजिन इसका यहीं से शुरू हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से। एंड वी ऑलरेडी नो दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, यही सब में मिलता है। समटाइम्स दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज ऑल्सो मैनेज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो ये भी याद रखिएगा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एलाइड सेक्टर, ये याद रखेंगे। ठीक है, मैं प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा हूं। जो भी लोग इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यानी जो भी माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इटीसी, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व है या नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं, इस क्षेत्रक से रिलेटेड है, उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो रेड कॉलर वर्कर्स हैं। उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर वर्कर्स। सो दे आर द रेड कॉलर वर्कर्स। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कॉलर वर्कर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि इनकी जो पूरी काम करने का नेचर है ना, ये आउटडोर है ना, वो घर से बाहर होकर ये सारा काम करते हैं, तो दैट्स वाई इनको रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है। इसी प्रकार हमारा जो अगला जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर वो प्राइमरी सेक्टर के बाद आने वाली सेक्टर है, और जाहिर सी बात है नाम से भी लग रहा है सेकेंडरी सेक्टर है, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी के बाद ही इसको काउंट किया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, जो सेकेंडरी सेक्टर है बेसिकली होता क्या है। इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, व्हीट का उत्पादन हुआ खेत से, तो जाहिर सी बात है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। अब उसका बिस्किट बनाना है, तो गेहूं को पहले पीसा जाएगा, आटा बनेगा, फिर इसके बाद बिस्किट बनाया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, गेहूं को पीसकर, है ना, काफी प्रोसेस से गुजरने के बाद बिस्किट बनाना, ये पूरा प्रोसेस सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से होकर गुजरता है। तो आमतौर पे जब हम सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड किया जाता है। सो दिस सेक्टर इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज, याद रखना आप सभी को, है ना, इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करता है, ये मैंने लिख दिया है। वेयर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। इसके अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर सेकेंडरी सेक्टर का, तो वैसे लोग जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर सुगन केन प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कुल मिलाजुला के एक ही चीज, भैया मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहा है, विनिर्माण और उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहा है, उसे द्वितीय क्षेत्र का इंप्लॉय कहा जाता है। तो इसलिए यहां पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, या मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अगर सेक्टर से रिलेटेड है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसको मान लीजिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉमा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सुगर केन प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, है ना, कॉटन फैब्रिक प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। तो जो भी लोग इन सभी एरियाज में काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं सेकेंडरी सेक्टर के एम्प्लॉयज। और याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कहीं पर नौकरियों को जनरेट करने का, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने का, या स्टेट का अर्थव्यवस्था सुधारने का, तो आमतौर पे इंडस्ट्री का ही नाम आता है कि इंडस्ट्रीज अगर हो तो वहाँ की इकोनॉमिक सुधरेगी, वहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इस प्रकार की बातें हम सुनते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, यानी जो पीपल एंगेज्ड हैं इस सेकेंडरी सेक्टर में, उन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहा जाता है ना, ब्लू कॉलर वर्कर्स। और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, वर्कर्स, ठीक है। तो अब तो मालूम चल गया कि भैया बिस्किट बन रहा, प्रोसेसिंग से गुजर रहा, तो सेकेंडरी सेक्टर है, चूंकि इंडस्ट्रीज में गया है व्हीट, और वो पिसाया, आटा बना, फिर बिस्किट बना। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो आटा बेचवाने का जो काम है, कहने का तात्पर्य कई बार होता है ना कि भाई आटा पिसा गया, है ना, अब उसको लेकर दुकान में ले गए, अब दुकानदार उसको बेच रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
वो क्या है, दुकानदार एक प्रकार से सर्विस सेक्टर का हो गया। तो ये सर्विस सेक्टर मतलब टर्सरी सेक्टर, जो अगला सेक्टर में डिस्कशन करने वाला हूं, सब समझ में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का और अगर उदाहरण देखना है तो आप ये देख सकते हैं कि कई लोग घड़ा बनाते हैं, तो वो लोग हो गए सेकेंडरी सेक्टर के लोग, यानी स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग पोर्ट्स मतलब घड़ा, या फिर आर्टिसंस हो गए, या मिल्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल्स हो गया, जो वैसे मिल जो टेक्सटाइल बनाती है, जो कपड़ा उद्योग होता है वो सबको काउंट कर सकते हो, है ना। जो स्टील, केमिकल, प्लास्टिक, कार बनाने वाली जो कंपनियां सेकेंडरी सेक्टर की हैं, है ना। फूड प्रोडक्शन हो गया, है ना, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई, है ना। जैसे मान लो अभी मैंने बिस्किट का लिया, बिस्किट जिस इंडस्ट्री में बन रहा है कौन सी इंडस्ट्री, उस प्रकार की इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है जहाँ फूड से रिलेटेड आइटम बनती है, उसको बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ऑयल रिफाइनरी हो गया, जनरली इंडिया दूसरे देशों से क्रूड ऑयल लेता है यानी डीजल, उसको रिफाइन करके बनाया जाता है पेट्रोल, तो जिस इंडस्ट्री में बनाया जाता है उसको ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज के तौर पे जाना जाता है। तो ये तो हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर देखा, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पे एक चीज समझिए। आमतौर पे आपने एक टर्म सुना होगा कोर इंडस्ट्री, है ना, कोर इंडस्ट्री। अब ये जो कोर इंडस्ट्री है ना, चूंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये यहां पर समझना बहुत जरूरी है, चूंकि सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कोर इंडस्ट्री, इसमें भी आपने सुना होगा 8 कोर इंडस्ट्री, 8 कोर इंडस्ट्री। ये 8 ऐसे इंडस्ट्रीज का लिस्ट होता है जो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वो इंडस्ट्रीज डूब जाएं, ये 8 इंडस्ट्रीज, उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट मानी जाती है। तो ऐसी 8 जो इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आता है। अगर मान लो कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, जैसे इंडिया में जो डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, एनटीपीसी, ये सारी क्या है, ये सारी 8 कोर इंडस्ट्री की पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वो इंडस्ट्री है। दूसरा, वैसी इंडस्ट्री जो स्टील से रिलेटेड हो, जैसे मान लीजिए टाटा का है ना, तो टाटा का जो स्टील बनाती है वो भी हो गया इसमें। इसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, है ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको भी हम लोग 8 कोर इंडस्ट्री में गिनते हैं। क्योंकि अभी हमारा अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 इंडस्ट्री तो यही हो गया, रिफाइनरी इंडस्ट्री को काउंट करके। फिर क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल का क्रूड ऑयल हो गया। क्रूड ऑयल के बाद जो हम लोग बांधते हैं इसमें, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, है ना। तो कोयल हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, कोयल हो गया, सीमेंट हो गया। वैसे इंडस्ट्री सो कोयल से, कोयला से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, नेचुरल गैस हो गया एंड फर्टिलाइजर्स। टोटल आप देखिए काउंट करके, नेचुरल गैस, गैस एंड फर्टिलाइजर्स, यानी वही यूरिया खाद वगैरह का जो होता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 क्षेत्र के इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हें 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। एक इंडेक्स निकाली जाती है, द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो मंथली इसका रिपोर्ट जारी होता है, जिसे एक लीड इंडिकेटर माना जाता है किसी भी देश के इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को लेकर। जो इंडेक्स 8 कोर इंडस्ट्रीज का, इसको बेसिकली मंथली बेसिस पे बनाया जाता है और ये अलग अलग एजेंसीज बनाती हैं, है ना। अलग अलग एजेंसीज जो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को निकालते हैं आमतौर पे। तो ये आपने देखा। इसके बाद जो हमारा अगला जो सेक्टर है, दैट इज द टर्सरी सेक्टर, विच इज जनरली नोन एज द सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर अगला देखेंगे हम लोग। ठीक है, टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। अब ये जो टर्सरी सेक्टर है, जैसा कि मैंने कहा, किसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी, यानी सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। इस सेक्टर में काम करने वाले लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हेल्प करते हैं। अपने आप में ये जो सेक्टर है, ये कोई गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि ये सलाह, सपोर्ट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लोगों को देते हैं। सो दे आर द बेसिकली सपोर्टर, दे आर द बेसिकली गाइडर, मेंटोर एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वर्कर्स। जैसे मान लो किसी कंपनी में आपने सुना होगा कि भैया सुपरवाइजर ये है ना। जैसे अभी मैं टीचर हूं, फैकल्टी हूं,
बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग हो गए, इंश्योरेंस सेक्टर में, है ना, ट्रक्स चलाने वाले जो लोग हैं, ट्रेन चलाने वाले जो लोग उसमें काम करने वाले लोग, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाले लोग, इन सभी को हम आमतौर पे कहते हैं कि भैया ये सर्विस सेक्टर का है, मैंने जो सेवा दे रहा है उसको सर्विस सेक्टर में काउंट किया जाता है। और याद रखिएगा, जिस देश में सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वहाँ की डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश, अगर मैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहा हूँ, इसका मतलब 15 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है, जनसांख्यिकी लाभांश। तो किसी भी देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जाहिर सी बात है डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 से 59 के बीच वाले ज्यादातर कार्य करते हैं, इनको वर्किंग पॉपुलेशन जनरली कहा जाता है। अगर ऐसे लोग किसी देश में इन 5 सेक्टर में से, या जनरली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। सर्विस सेक्टर में अगर ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो माना जाता है कि वो देश डेवलप्ड कंट्री है। अगर किसी देश में प्राइमरी सेक्टर में अधिकतर लोग इन्वॉल्व हैं, वो देश लिस्ट डेवलप्ड माना जाता है। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जहां पर 50-50 या 60-40 लोग प्राइमरी सेक्टर में भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है ना, ऐसे करके, या सर्विस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में है, ऐसे देश को माना जाता है कि वो देश डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो टर्सरी सेक्टर है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वैसे लोग जो ट्रेन्स में काम कर रहे हैं, ट्रक्स में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस या टीचिंग लाइन में या हेल्थ सेक्टर में है, इन्हें सर्विस सेक्टर का लोग माना जाता है। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के सपोर्टर होते हैं। जो भी लोग इस सेक्टर में कार्य कर रहे होते हैं उन्हें कहा जाता है कि वे व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। कॉलर, इनको वर्कर्स भी कह सकते हो आप, है ना। ये आप समझ चुके कि ये है क्या। जो हमारी कल की जो लेक्चर होगी, उस लेक्चर में हम सभी ये समझेंगे कि भाई क्वैटनरी और क्विनरी सेक्टर क्या होता है ना। इसके बाद हम लोग इस पूरे चैप्टर को समाप्त कर देंगे। देखिए, मैं चैप्टर को या फिर इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, इससे आपको भी बोरियत फील होगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये लेक्चर और थोड़ा बड़ा हो, है ना, कि जैसे 1 घंटे का आसपास का हो, तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करें। उससे हमें ये मालूम चलेगा कि आपकी नीड क्या है, आप क्या चाहते हैं, और उसके अनुसार वो वीडियो बनेगी। तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करें, क्योंकि उससे अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि कैसे क्या डिमांड है आप लोगों की। और आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है कि भैया हाँ आप लोग देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर इतने डिटेल में और ईजी लैंग्वेज में किसी ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया है। आपको और भी बेहतरीन तरीके से सारी लेक्चर का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ। और अगली जो लेक्चर होगी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अंतिम लेक्चर होगी। धन्यवाद।